नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है पॉलिटी की आपकी अगली क्लास। हम लगातार पार्ट ये जो है उसको पढ़ रहे हैं। ये तीसरी क्लास है। संविधान का जो भाग 1 है जिसे संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र कहते हैं, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसी को हम पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में आपकी अगली क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण। ठीक है ना, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण। तो 1947 में जब देश आपका आज़ाद होता है, आज़ादी का अधिनियम लाया जाता है, ब्रिटिशर्स देश से चले जाते हैं। उस वक्त देश की स्थिति यह थी कि 2 प्रकार के राजनीतिक शक्ति के केंद्र थे। एक तो आपका ब्रिटिश प्रांत था और दूसरा आपका रजवाड़े। ठीक है ना, रजवाड़े थे। एक तो ब्रिटिश प्रांत था जिस पर ब्रिटिश हुकूमत चलता था सीधे सीधे, और दूसरे थे रजवाड़े। करीब 552 रजवाड़े थे जिस वक्त देश आज़ाद हुआ। देश के आज़ादी के साथ एक कलंक भी लगा था जिसे विभाजन कहते हैं। तो विभाजन के बाद में यह तय किया गया था कि जो रजवाड़े हैं उनके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो भारत के साथ चले जाएं, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, और तीसरा ऑप्शन ये है कि वो स्वयं में स्वतंत्र हैं और ऐसी स्थिति में वो ब्रिटिशर्स के साथ संवाद स्थापित करेंगे कि किस प्रकार उनको अपनी शक्ति बनानी है, किस प्रकार अपना सत्ता बनाना है। हालांकि किसी भी रजवाड़े के साथ ये स्थिति नहीं हुई। 552 रजवाड़ों में से 549 ने भारत के साथ जाने की सहमति बनाई। ठीक है ना, लेकिन 3 थे जिन्होंने आने से मना कर दिया। 3 रजवाड़ों ने मना कर दिया। 3 रजवाड़ों ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। इन्होंने कहा कि हमें नहीं जाना है भारत के साथ। इनमें से एक है आपका हैदराबाद, एक है आपका जम्मू कश्मीर, और इसके अलावा एक है आपका जूनागढ़। 3 है, एक हैदराबाद है आपका, एक है जम्मू कश्मीर और तीसरा है जूनागढ़। हैदराबाद आप नोट कर लेंगे इसको, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, जिसका कायाकल्प अभी कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया है। ठीक है, तो इन 3 ने क्या किया, ये कहे कि हम ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे और ना भारत के साथ जाएंगे। हैदराबाद को वल्लभ भाई पटेल ने सेना कार्रवाई यानी कि सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में मिला लिया। JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को जब पाकिस्तान के लड़ाके या पाकिस्तान की आर्मी, जो कि लड़ाकों के रूप में, कबीलाओं के रूप में आई थी, उनके हमला करने के बाद में जम्मू एंड कश्मीर ने भारत के साथ विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिया और वो भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। जूनागढ़ में क्या हुआ, वोटिंग कराया गया और 94% के आसपास लोगों ने भारत के पक्ष में वोटिंग किया, और जो जूनागढ़ का राजा था वो पाकिस्तान भाग गया और उसके बाद में जूनागढ़ का भी विलय कर लिया गया। तो ये था उस वक्त का स्थिति जब देश आज़ाद हुआ।
आपका देश आज़ाद होता है और संविधान लागू होता है। संविधान जब लागू होता है तो 4 प्रकार के राज्य बनाए जाते हैं। ठीक है ना, 4 प्रकार के राज्य बनाए जाते हैं। एक, जिस पर ब्रिटिश गवर्नर शासन कर रहा था, गवर्नर का शासन था। दूसरा ब्रिटिश प्रांत एवं कुछ शाही शासन। तीसरे में एक तरीके से कह सकते हैं कि जो यूनियन टेरिटरी टाइप के थे वो, यहां पर केवल प्रांत कर लीजिए, प्रांत एवं कुछ शाही शासन। यहां पर आप लिखेंगे ब्रिटिश शासित, जैसे केंद्र शासित होता है ना उस प्रकार प्रांत। ये कुछ स्टेट थे जहां पर चुनाव होते थे, मंत्री वगैरह बनाए जाते थे। जैसे उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए थे। आपको 1937 का चुनाव याद होगा, इतिहास में आप पढ़ेंगे उसको। तो वो जो 7-8 स्टेट थे, ये उनकी बात करता है प्रांत एवं उनके कुछ शाही शासन। ब्रिटिश शासित प्रांत जो थे, छोटे मोटे जो जगह थे जहाँ पर जैसे अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इस प्रकार के थे। एवं प्रांत एवं ब्रिटिश शासित प्रांत एवं कुछ शाही शासन वाले इसमें भी थे, कुछ शाही शासन। ठीक है ना। और चौथा, यानी कि जिससे ये था का, खा, गा और घा, और चौथे में अंडमान एवं निकोबार को रखा गया था। तो ये 4 प्रकार बनाए गए थे राज्य के। ठीक है, कितने? 4 प्रकार। और टोटल जो इनकी संख्या उस वक्त थी वो थी 29। कितनी थी? 29। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। टोटल जो इनकी संख्या थी वो क्या थी? 29 थी। अब बात यहां तक आ जाती है जब आपका संविधान लागू हो गया। संविधान तो आपका बनकर तैयार हो रहा था, लागू हो रहा था, लेकिन उसी वक्त देश में एक विरोध का लहर चल रहा था। वो विरोध का लहर क्या था? दक्षिण भारत के कुछ नेताओं को ये बात खटक रही थी कि उत्तर भारत को ज़्यादा सहूलियत दी जा रही है, इसलिए वो भाषा को प्रांत बनाने के लिए एक जो है आधार बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण हो। जैसे तमिलनाडु है तो तमिल लोगों के लिए एक प्रांत हो, आंध्र प्रदेश तेलुगु लोगों के लिए एक प्रांत हो, कर्नाटक कन्नड़ वालों के लिए हो, मलयालम के लिए केरल हो, हिंदी के लिए जो भी हो, बंगाली के लिए बंगाल हो, गुजराती के लिए गुजरात हो, मराठी के लिए महाराष्ट्र हो। यानी कि भाषा के आधार पर जो है स्टेट बनाए जाए, इसकी मांग जोर पकड़ने लगी। सरकार ने स्थिति को जब देखा कि जो है बदल रही है, विरोध हो रहा है, बड़े बड़े नेता उसमें लगे हुए हैं। श्री राजगोपालाचारी जैसे बड़े नेता जो आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रूप से रहे थे, वो भी हिंदी के विरोध में कहीं ना कहीं उतर आए। तो यश के धर के नेतृत्व में, यश के
यश के धर के नेतृत्व में 1948 में एक कमेटी का गठन किया था जिसे धर आयोग कहा जाता है। ठीक है, जिसे धर आयोग भी कहा जाता है। धर आयोग को भारत सरकार ने नियुक्त किया कि आप पता लगाइए कि क्या भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन करना उचित है या नहीं। तो धर आयोग ने अपनी सिफारिश दिसंबर 1948 में प्रस्तुत कर दी। ये जून के आसपास कमेटी का गठन किया गया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और दिसंबर 1948 में क्या हुआ कि धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषा को प्रांत बनाने का आधार नहीं माना जाना चाहिए, यानी कि इन्होंने उस मांग को सीधे सीधे खारिज कर दिया। धर आयोग की रिपोर्ट समझ लीजिए कि आग में घी डालने का काम करने वाली थी। जैसे ही धर आयोग की रिपोर्ट आती है, हिंदी विरोधी आंदोलन या यूं कहें कि भाषा को लेकर के एक लड़ाई तीव्र हो जाती है, खतरनाक स्थिति में आ जाती है। ऐसी स्थिति को देखते हुए पंडित नेहरू जो उस वक्त मुखिया थे सरकार के, उन्होंने 3 लोग को इकट्ठा किया और एक कमेटी बनाई जिसे कहा जाता है JBP समिति। और इसका गठन कब हुआ? 1948 में, दिसंबर 1948 में इसका गठन कर दिया गया। JBP का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 कांग्रेस के बड़े नेता, इनको मिला करके एक समिति का गठन किया गया और इनकी जिम्मेदारी थी कि ये समझने का प्रयास करें कि स्थिति क्या है और क्या भाषा को आधार बनाया जाना चाहिए। इसको समझने के लिए इन 3 लोगों की कमेटी बनाई गई। इन्होंने 1949 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और यह कहा कि भाषा को आधार बनाने वाली जो बात है उसे खारिज करना गलत है, उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। या कुल मिलाकर के यूं कहें कि एक सेफ्टी वाल्व टाइप का इन्होंने अवधारणा प्रस्तुत किया कि नहीं, भाषा को कंसीडर किया जाना चाहिए और उस पर विचार करने के बाद ही कोई जो है राज्य का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर 1953 में एक घटना घटित होती है। एक कांग्रेस कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु, आप उनका एग्जैक्ट नाम क्या है देख लीजिए, शायद यही है, पोट्टी श्रीरामुलु नाम के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने हिंदी का विरोध करते हुए और लगभग 52-53 दिन उन्होंने आंदोलन किया और उसके बाद में इनकी मौत हो जाती है, पोट्टी श्रीरामुलु की। उसके बाद में आंदोलन बहुत तेज हो जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि सरकार बैक फुट पर देखने लगती है। तो 1953 में सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। 1953 में सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया और इस पोट्टी श्रीरामुलु के मौत को जो है एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश की गई कि ठीक है, सरकार अब उनके जिस आंदोलन के लिए उन्होंने अपनी आहुति दी प्राणों की, उसको पूरा कर दिया। जैसे ही आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है भाषा के आधार पर, अन्य जो स्टेट हैं वो भी भाषा के आधार पर प्रांतों के निर्माण की मांग करने लगते हैं। सरकार इस स्थिति को जब देखती है तो 1953 में ही फजल अली के नेतृत्व में एक आयोग का निर्माण करती है, फजल अली आयोग का निर्माण करती है। फजल अली आयोग में 2 सदस्य और हैं, एक तो फजल अली स्वयं है, दूसरे सदस्य थे KM पाणिकर, नेहरू के बहुत खास KM पाणिकर, और तीसरे थे HN कुंजरू। तीसरे थे HN कुंजरू।
ये 3 सदस्य थे जो फजल अली आयोग में थे, ठीक है ना। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अपने रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भाषा को बिल्कुल से खारिज नहीं किया जा सकता है, भाषा को एक महत्वपूर्ण आधार माना जाना चाहिए प्रांतों के निर्माण में। लेकिन फजल अली आयोग ने कहा कि चूंकि भारत को अखंड बनाए रखना भी सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है, अतः ऐसी स्थिति ना आए कि एक लड़ाई की स्थिति हो जाए। भाषा बहुत ही ज़्यादा ज़हीनी मुद्दा है, हर व्यक्ति का जुड़ाव उससे बहुत गंभीर जो है बहुत क्लोज होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाषा को एक मुद्दा बनाया जाना चाहिए, एक आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन केवल भाषा ही आधार हो यह सही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उस एक बात के विरोध में अपनी बात रखी जिसमें कहा जा रहा था कि एक भाषा के आधार पर एक प्रांत का निर्माण हो। एक भाषा के आधार पर एक प्रांत का निर्माण हो, इस बात को फजल अली आयोग ने खारिज कर दिया। फजल अली आयोग ने कहा कि हम इस बात को नहीं मानते हैं या देश के लिए सही नहीं है, और उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाषा को आधार बनाया जाना चाहिए, इस बात की कोशिश की जानी चाहिए कि लगभग एक जैसे भाषा के लोग एक जगह पर रहें ताकि उन्हें दिक्कत ना हो प्रशासनिक कार्यों में। तो ये बात दोनों पक्ष को लगभग समझ में आ गई और एक अंडरस्टैंडिंग बन गई। उसके बाद में फजल अली आयोग ने कहा कि 16 राज्य और 3 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया जाए। 16 राज्य और 3 यूटी का निर्माण किया जाए। भारत सरकार ने लगभग इनकी बात को माना और नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा लगभग फजल अली आयोग के सभी बातों को स्वीकार कर लिया और उसे लागू कर दिया। फजल अली आयोग में एक बात और कही गई थी कि राज्यों के जो 4 प्रकार थे उनको खत्म किया जाए। तो उसमें जो एक जो गा वाला प्रकार था उसको समाप्त कर दिया गया और ये व्यवस्था की गई कि अब राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश होंगे और कोई प्रावधान नहीं होंगे, और अंडमान निकोबार को सम्मिलित कर लिया गया यूटी में ही, ठीक है ना। उसके बाद में नवंबर 1949 के बाद में 14 स्टेट और 6 यूटी का निर्माण किया गया। 14 स्टेट और 6 यूटी का निर्माण किया गया और जो 4 अलग अलग प्रकार के राज्य थे उसे समाप्त कर दिया गया। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत और 7वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो नवंबर 1956 तक ये स्थिति थी कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी थी। इसके बाद में क्या होता है वो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि जो बम्बई पुनर्गठन अधिनियम था जिससे महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ, या उसके बाद में किस प्रकार गोवा, दमन दीप, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सब का कैसे विलय होता है, कैसे जोड़े जाते हैं और एक एक करके इनका निर्माण कैसे होता है, और वर्तमान स्थिति तक हम उसको अगली क्लास में समझेंगे। तो वो 1956 के बाद वाला सेगमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो है एक सेगमेंट कंप्लीट हो जाता है। संविधान बना, उसके बाद की पूरी लड़ाई जो है राज्यों को बनाने को लेकर के, राज्य की स्थापना और ये 2-3 आयोग, धर आयोग, जेवीपी आयोग और फजल अली आयोग, ये आपने इस क्लास में पढ़ा। अगली क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान,
हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।